नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचार, जो हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी और अंबेडकर, इन सभी थिंकर्स से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो हम जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। क्या क्या इसमें से राज्य के तत्वों में शामिल है? तो राजा होता है, पार्षद, मंत्री और अन्य उच्चाधिकारी, राज्य क्षेत्र और जन समुदाय, किलेबंद नगर, राजकोष तथा मित्र राष्ट्र और शत्रु। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो कौटिल्य ने जो राज्य के तत्व दिए हैं, राज्य के तत्व कौटिल्य ने दिए हैं। राजा को बोला था स्वामी, मंत्री को अमात्य, स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, जनपद 7 तत्व बताए थे। जनपद हो गया आपका, दुर्ग हो गया, दुर्ग को ही आपका किलेबंद नगर कहा जाता है, तो किलेबंद नगर भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा राजकोष भी शामिल होता है इसमें, और सेना, और इसके अलावा मित्र राष्ट्र। तो ये जो सभी हैं, ये सभी इसमें शामिल है, यानी 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? ऑप्शन आपके सामने है। गोलमेज सम्मेलनों की बात की जा रही है, तो इनमें से अगर सही आंसर हमें चुनना हो तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने मांग करी थी पृथक निर्वाचक मंडल की। और 1932 में ये होने वाला भी था। फिर जो है महात्मा गांधी जी हड़ताल कर लेते हैं, और उसके बाद 1932 में ही पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तब ये जो है जो वंचित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, पृथक निर्वाचक मंडल तब नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 कथन दिए गए हैं, और एक को कथन कहा गया है, एक को तर्क कहा गया है, असर्शन और रीजन हम कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुपूरक थी, जो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल और संरचनात्मक मॉडल था। तो बिल्कुल सही बात है कि अहिंसा जो है गांधी जी के द्वंद्व समाधान मॉडल का अनुपूरक है, और एक निश्चित रूप से मूल और संरचनात्मक मॉडल इसको बताया। कारण इसका बताया गया है कि यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा बन गया, जिसमें गांधी सर्वोपरि है। ये कारण भी इसका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति और राष्ट्रनीति का आधार नहीं है? मनु के अकॉर्डिंग बताना है कूटनीति और राष्ट्रनीति का आधार क्या नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखें तो विग्रह भी है, तटस्थता भी है, संश्रय भी है। इसके अलावा इनमें से अगर हम देखें तो अनुबंध जो है मनु के अकॉर्डिंग कूटनीति का आधार नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और मनु पहले विचारक थे जिन्होंने एक तरह से सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया था। इससे पहले क्या होता था, अराजकता की स्थिति रहती थी, तो अराजकता को खत्म करके सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल देने वाले पहले विचारक कौन थे? तो मनु थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु पर लिखा गया है, ये धर्म जो है मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है सत्यमित्र दुबे ने कहा है। सत्यमित्र दुबे के अनुसार धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है, क्योंकि जो मनुस्मृति है, हमने थ्योरी क्लासेज में अच्छे से कवर किया था इसको, जो मनुस्मृति है उसमें बेसिकली धर्म की संकल्पना है, धर्म पर आधारित जो सब कुछ है। इसका अभिप्राय यही होता है कि जो धर्म से रिलेटेड है, और दूसरा नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो किसने कहा है? सत्यमित्र दुबे ने धर्म मनु की राज व्यवस्था का वास्तविक मानदंड है। मनुस्मृति धर्म के अकॉर्डिंग चलती है, और उसी में नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? कौन से विश्वविद्यालय में कौटिल्य शिक्षण कार्य करते थे? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन जरूर होता है तक्षशिला और नालंदा में, लेकिन कौटिल्य जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे। कौटिल्य चाणक्य इन्हीं के नाम थे, तो ये भी आप ध्यान रखना है। इनकी फेमस बुक जो है वो अर्थशास्त्र है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से महात्मा गांधी से क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? तो महात्मा गांधी का जो अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सितंबर 1900 जोहानिसबर्ग, 1906 नटाल, या 1905 प्रिटोरिया, या फिर अक्टूबर 1905 पीटर मेरिट्सबर्ग। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका जोहानिसबर्ग में हुआ था सितंबर 1906 में। और अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान ये पहला था एक तरह से गांधी जी की तरफ से, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो जून 1907 में, सितंबर 1906 में ये सत्याग्रह हो गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं? तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग दंड नीति के उद्देश्य हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अनर्जित का अधिग्रहण, बिल्कुल कौटिल्य का सिद्धांत जब हमने थ्योरी में पढ़ा तो डिटेल में वहां पर पढ़ा था कि कौटिल्य के सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं। कौटिल्य बोलते हैं अनर्जित का अधिग्रहण और अर्जित का प्रस्तुतिकरण। जो अनर्जित है उसका अधिग्रहण करना है, जो अर्जित है उसका प्रस्तुतिकरण करना है, और राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना। तो ये इसमें नहीं कहा गया है। संरक्षित का संवर्धन कहता है और संवर्धित का उचित विवरण कहता है। दंड नीति के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, राज्य के भीतर कानून व्यवस्था का प्रबंधन करना कहता है, लेकिन ये दंड नीति का उद्देश्य नहीं है। तो यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला डी वाला हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है? नहीं, सत्याग्रह का समानार्थी नहीं है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है? केवल राजनीतिक स्तर का है, जबकि सत्याग्रह का उपयोग हर स्तर पर हो सकता है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। सत्याग्रह एक तरह से निरंतर चलने वाला वो है, और जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक तरह से कुछ समय के लिए हो सकता है, या फिर केवल राजनीतिक स्तर पर इसे माना जाता है। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है। तो सही बात जो है कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक तरह से व्यवहार में नकारात्मक है, सत्याग्रह सकारात्मक होता है, और सत्याग्रह जो है शारीरिक बल से भयभीत नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है, ये स्टेटमेंट सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है, सही है, और सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं होता। अब इनमें से सही बताना है, तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? महात्मा गांधी ने स्वयं को क्या माना है? तो महात्मा गांधी स्वयं को क्या मानते हैं? ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। महात्मा गांधी स्वयं को तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं। दार्शनिक अराजकतावादी मानते हैं गांधी जी स्वयं को। B.R. अम्बेडकर से की कृतियां हैं, कुछ बुक्स हैं उनकी, और इनको हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जमाना है, इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी आरोही कभी अवरोही दे देता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। आरोही का मतलब जो सबसे पहले लिखी गई है वो आपको सबसे पहले लगानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये जो बुक है ये 1916 में लिखी गई थी, 1916 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपका बहुत फेमस बुक है, 1936 की है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी इनके शुरुआती वर्क्स में है, ये उन्होंने थीसिस लिखी थी, ये उनका एक तरह से PhD का रिसर्च पेपर था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बुक बाद में लिखी गई, 1945 की बुक है। तो अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना हो तो सबसे पहले आ जाएगा द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, यानी थर्ड नंबर पहले। तो एक ही ऑप्शन हमारे 1916 वाली आ जाएगी सबसे पहले, कास्ट इन। तो पहले आ जाएगा फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और लास्ट आ जाएगा 1945 की थॉट्स ऑन पाकिस्तान।
ये क्वेश्चन जो है दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। अगर देखें, कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे। इतिहास द्वंद्वात्मक योजना अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियां परिणाम थे, भौतिक स्थितियों के परिणाम थे विचार। दूसरा कथन कह रहा है कि दंडात्मक भौतिकवाद पदार्थ की गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है, पदार्थ की गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। तो अगर इन स्टेटमेंट में से हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है राजमंडल सिद्धांत? तो कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत की अगर बात करें, ऑप्शन आपके सामने है। जो कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं, तो मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य का है उसकी विदेश नीति और अंतरराज्य संबंध से संबंधित है। तो मंडल सिद्धांत में बाह्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे और ये जो है उसके मंडल सिद्धांत में वर्णन किया गया है। और वर्णन किसमें है? उनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, और इसी में इनको मंडल सिद्धांत में का जो मूल तत्व वो विजिगीषु है और इसी पे निर्भर करता है। विजिगीषु मतलब जो राजा होता है जो जीतने की इच्छा रखता है, तो और इसके चारों ओर जो है अन्य इन्होंने जो 12 राज्य हैं उनका वर्णन किया है। तो ये हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से समझा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये बुक जो है किससे रिलेटेड है? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। तो फेमस है ये एक तरह से भूमि के स्वामित्व या यूं कह सकते हैं कृषि व्यवस्था पर ये लिखी गई है। भारतीय कृषि व्यवस्था पर ये बुक लिखी गई है और इसमें उन्होंने जो कम भूमि होती है, छोटी जोत जिसे हम कहते हैं, छोटी जोत, उस पर इनका विशेष फोकस था कि जो भूमि के स्वामित्व होता है, उनका जो स्वामित्व होता है वो उसकी राय, उस पर इन्होंने लिखा था कि जो छोटी जोत सिफारिशें ये वर्तमान में भी लागू हैं, ये कि जो छोटी जोत होगी उनका स्वामित्व कैसे मतलब जो निम्न तबका है या जो कृषक वर्ग है उन तक उनके नाम पे वो एक तरह से भूमि होनी चाहिए, और वही व्यवस्था आज भी उनकी सिफारिशों पर ही भारतीय कृषि व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज किससे रिलेटेड है? कृषि व्यवस्था से रिलेटेड है। बुक किसने लिखी है? तो बुक बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है पूरे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, और कोशिश की जा रही है कि 10 सेट जो है 10 सेट हम प्रत्येक उसमें अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो भी होगा, और हर टॉपिक के सिलेबस आप उठाओगे तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है हर टॉपिक के आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वहीं पर आपको आपका रिजल्ट भी जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके बाद दिखा देता है, पेपर का सॉल्यूशन दिखा देता है, और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज पे हमने रखा है, इजीली आप अवेल कर सकते हैं। सप्तांग सिद्धांत में शामिल है, देखिए अब अगर सप्तांग के सिद्धांत की बात करें तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए हैं। 7 अंग जो बताए हैं कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया है, अपने अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा था। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग जो इन्होंने बताए हैं, पहला तो वही हो गया, स्वामी हो गया यानी राजा हो गया। दूसरा अमात्य बताया था या मंत्री बोल सकते हैं। तीसरा जो बताया, थर्ड जो बताया स्वामी अमात्य जनपद बताया है। फोर्थ आपका बताया है इसके अलावा दुर्ग बताया है, कोस और दंड और मित्र, दंड या सेना को ही दंड बोला जाता है, दंड, और 7वां बताया मित्र। तो अब इनमें से देख सकते हैं स्वामी अमात्य हैं, जनपद राष्ट्र मित्र हैं, दुर्ग कोस ये कुछ टाइप शायद से दुर्ग कोस और दंड होना चाहिए, दुर्ग कोस दंड ये भी है। अध्यक्ष और अयामुखम नहीं है, तो यानी 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई है? ये बताना है कि कौन सी बुक की रचना अंबेडकर के द्वारा नहीं की गई है।
तो ऑप्शन अब अगर हम देखें, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एम के गांधी की बुक है, एम के गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये अम्बेडकर की बुक है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, ये जो बुक है ये टॉलस्टॉय की बुक है, गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की बुक है, लियो टॉलस्टॉय। एनिलेशन को कास्ट जो है ये भी अम्बेडकर की बुक है। हु वर द शूद्राज, ये भी अम्बेडकर की बुक है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो पहली और तीसरी जो है, पहली गांधी जी की है और तीसरी टॉलस्टॉय की है। तो 1 और 3 जो है ये बुक जो है अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बी.डी. सावरकर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना उन्होंने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंडिया हाउस, आजाद हिंद फौज, अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना करी थी बी.डी. सावरकर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, वी.डी. सावरकर। तो अभिनव भारत, और एक तरह से मित्र मेला संघ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मित्र मेला संघ जो है ये भी रिलेटेड है किससे? बी.डी. सावरकर से ही है। और अभिनव भारत सोसाइटी जो है, अभिनव भारत सोसाइटी, ये 1904 में जो मित्र मेला संघ था, जिसकी स्थापना 1899 में होती है और इसी को बाद में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से डेवलप किया जाता है। तो दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। कौटिल्य पर किसी और ने बुक लिखी है, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, आर.एस. शर्मा, एल.एन. रंगराजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल.एन. रंगराजन के द्वारा ये बुक लिखी गई है कौटिल्य के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ईयर के अकॉर्डिंग जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना जो है कब हुई थी। तो सबसे पहले गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम सभी जानते हैं 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930, और यहीं से दांडी मार्च होता है, नमक कानून इसी में तोड़ा जाता है। तो एक तरह से एकाधिकार के विरुद्ध ये आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, ये 1920 में शुरू हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया, चंपारण सत्याग्रह फेमस हो गया। और इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी जो है 1917 में। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, लेकिन जो प्रथम आश्रम साबरमती आश्रम जो है वो 1917 में, 17 जून 1917। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1। तो यानी साबरमती आश्रम सबसे पहले हो जाएगा और उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन और लास्ट में आ जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये भी बुक जो है अकॉर्डिंग टू ईयर्स हमें लगानी है। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो सबसे पहले गांधी एंड गांधीज, ये बुक जो है उन्होंने लिखी पहले थी लेकिन ये बाद में प्रकाशित होती है 1970 में। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज अभी हमने डिस्कस किया था 1923 में जो है थीसिस है ये इनकी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके अलावा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बुक जो है ये 1955 में प्रकाशित हुई थी, 1955 में। द राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, 1955 में जो है राइज एंड कॉल ऑफ हिंदू वुमेन, और ये मरणोपरांत 1957 में पब्लिश होती है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये बुक हो गई। सबसे पहले इनमें भी कौन सी हो गई? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज वाला बुक पहला हो जाएगा, यानी दो किस में है? तो 2 है बी में, 2, 4, 3, 1 सही आंसर हो जाएगा। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। ये स्टेटमेंट है कौटिल्य का कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। आइए
निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी कौन था? अब देखिए यहाँ पर अंबेडकर, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। तो इनमें से बी आर अम्बेडकर जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी थे और उनका कहना था कि पंचायतों को एक तरह से अगर संविधान का आधार बनाया जाए तो यह आत्मघाती होगा, खतरनाक होगा और विकेंद्रीकरण से एक तरह से अन्याय बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना था और इसलिए ये पंचायती राज का खुलकर विरोध करते हैं। अगला, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का, तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, बी.डी. सावरकर का विचार है हिंदू राष्ट्र का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा भी इनकी है, हिंदू राष्ट्र का विचार भी इन्होंने दिया। और हिंदू राष्ट्र केवल हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया और ये एक तरह से सांस्कृतिक एकता से रिलेट करते हैं, ये धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं बी.डी. सावरकर। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों संस्थानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए काल क्रमानुसार कि कब कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था। तो इनमें से अगर देखें फिनिक्स सेटलमेंट सबसे पहले 1904 में, ये साउथ अफ्रीका में हो गया। इसके अलावा कोचरब आश्रम, ये गांधी जी का भारत में स्थापित पहला आश्रम है, फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट है कोचरब। और सेवाग्राम आश्रम ये आपका 1936 में सेवाग्राम आश्रम। और टॉलस्टॉय फॉर्म तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये 1910 में स्थापित किया साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। और अगर हमें ऑर्डर लगाने की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट, यानी फर्स्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट के बाद टॉलस्टॉय फॉर्म यानी 1, 4, फिर आ जाएगा सेकेंड कोचरब और सेवाग्राम आ जाएगा लास्ट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, 72 प्रकृतियां बताई हैं कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत की, 72 प्रकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं और 2 सूचियों को मैच करना है। ये भी कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर के अंग दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपको दिए गए हैं राज्य के अंग और मानव शरीर से रिलेट करके कौटिल्य ने बताया था। तो अमात्य जो है मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, आंखें बताया था अमात्य का मतलब। सुहृद शब्द का प्रयोग किया था कान के लिए। और दुर्ग बताया था भुजाएं, दुर्ग को बताया भुजाएं। और कोष बताया मुख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा लिए हैं। तो इनमें से कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अंबेडकर की रचनाएं अगर हम देखें, द अनटचेबल्स प्रकाशित होती है 1948 में। हु वर द सूरज अभी हमने डिस्कस किया था 1946। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। बुद्ध एंड हिज धम्मा ये भी हमने अभी डिस्कस किया था 1957। तो इस तरह से यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी इनमें से थर्ड सबसे पहले, फिर सेकेंड। के 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और कारण उसका आर कहा गया है। कोड की सहायता से हमें आंसर देना है। तो कथन ए है कि गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वे विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा कथन है कि उनका जो कारण है इसका, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट करती है। अब देखिए, गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, बिल्कुल सही बात है। और औद्योगिक क्रांति को वो पसंद नहीं करते थे, ये भी सही है। उन्होंने हस्तशिल्प पर विशेष जोर दिया था। प्राइमरी एजुकेशन में भी उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा पर जोर दिया था। और इनका विश्वास है कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर देती है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कथन फिर से दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको कोड के सहायता से उत्तर चुनना है। कथन और कारण 2 दिए गए हैं। तो कथन है कि कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य जो है बिल्कुल मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। तो
दोनों ही यहाँ पर भी कथन सही है, कारण सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो शासन कला और कूटनीति का महान विचारक माना गया है कौटिल्य को, और उन्होंने कहा कि पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था जहाँ जंगल का एक तरह से कानून था, और समाज में अराजकता के खतरे और व्यवस्थित करने के लिए उसने मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल दिया था। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। तो अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट ऑप्शन आपके सामने है, बिपिन चंद्र पॉल, आपका CR दास, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते हैं स्वयं के लिए कि मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ, लेकिन छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। धर्म और राजनीति को जोड़ कर रखने का समर्थन करते थे महात्मा गांधी, और स्वयं को एक धार्मिक राजनीतिज्ञ मानते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कौटिल्य से बन सकते हैं। या तो आपको कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए, तो 7 अंग उसने राज्य के बताए हैं। इसके अलावा जो उसके अर्थशास्त्र है उसमें कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। धन गबन के कौटिल्य ने 40 तरीके बताए हैं, तो 40 तरीके आपके धन गबन के लिए कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। तो अगेन इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा के संबंध में कौन से कथन सही है? सर्वोदय की जो अवधारणा है उसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या समाज के सभी वर्गों का कल्याण। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा समझने होंगे आपको, लेकिन पहली बात ये ध्यान रखिएगा, सर्वोदय का विचार जो है गांधी जी ने दिया था, और ये विचार उन्होंने कहाँ से लिया था? रस्किन की फेमस बुक है अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट बुक का नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा, अनटू दिस लास्ट, ये बुक है जॉन रस्किन की, और यहाँ से इन्होंने सर्वोदय का विचार लिया था। और इसके अंतर्गत वो बोलते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण ऐसा नहीं बोलते हैं गांधी जी, बहुमत दल की सरकार या राज्य का वैसे भी विरोध करते थे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं बोला, बल्कि क्या बोला? समाज के सभी वर्गों का कल्याण। केवल चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो अब देखना है यहाँ पर कौन सा राज्य का अंग नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया, राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, जिसमें आपका स्वामी अमात्य जनपद, और इसके अलावा दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो दंड भी यूज़ किया जाता है सेना के लिए। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो राज्य का अंग नहीं है। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है, पहला कथन है। और कारण बताया गया है कि सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। अब देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर बताया था गांधी जी ने, यानी जो अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग सत्याग्रह है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध को एक नकारात्मक संकल्पना कहा था जिसमें हिंसा हो सकती है, लेकिन सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आपको स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसमें आपको ऐप में जो है टेस्ट देने के लिए आपको
मिल जाएगा, वहाँ पर डेमो टेस्ट मिल जाएंगे, आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं और सही लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। टेस्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक यूनिट के आपको टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा आपको फुल लेंथ जो है दोनों पेपर के मिनिमम जो है 10-10 पेपर जो है वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे और मल्टीपल टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर टेस्ट को 5 बार आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था आपके लिए रखी गई है और इसका प्राइस जो है मिनिमम केवल मेंटेनेंस चार्ज पर हमारे कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ओनली 699 में आप ये अवेल कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपके पास सारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, प्लस जो है प्रत्येक टॉपिक के PDF नोट्स आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो आप अगर चाहें तो ये कोर्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो अपकर्ष होगा अगर राजनीति में भक्ति आती है, या फिर वीर पूजा यानी किसी लीडर की पूजा के बारे में बात की जा रही है। वीर पूजा और भक्ति से राजनीति में अपकर्ष होगा यानी पतन होगा और संभावित तानाशाही उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपका BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ नख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटवा देना न्यायोचित क्रम है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। देखिए ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपको याद भी रह जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है ये VD सावरकर का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि VD सावरकर ने एक तरह से उन्होंने किस संबंध में दिया है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट उनका सांस्कृतिक श्रेष्ठता के संबंध में दिया गया स्टेटमेंट है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात करते हैं VD सावरकर और अन्याय यानी सांस्कृतिक श्रेष्ठता को महत्व देते हैं और अन्याय के विरुद्ध न्याय को तर्कसंगत वो ठहराते हैं। तो VD सावरकर का स्टेटमेंट ये है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? रूप दर्शक की अवधारणा, अब देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप दर्शक जो है, रूप दर्शक जो कौटिल्य के प्रशासन में अधिकारी गण है उनमें से एक का नाम उन्होंने दिया है रूप दर्शक। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सुंदर रूप देने वाला, ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक या जमींदार। तो जो रूप दर्शक होता है कौटिल्य के जो राज्य के 7 अंग बताए हैं उनमें उन्होंने जो रूप दर्शक बताया है वो उनको जो सिक्कों के प्रभारी होते हैं, सिक्कों के प्रभारी के रूप में एक अधिकारी उनके पास रहता था, उसे उन्होंने रूप दर्शक बताया। तो सिक्कों का निरीक्षक जो है वो रूप दर्शक है कौटिल्य के द्वारा, और मुद्रा का प्रयोग एक तरह से विशेषता बन गई थी इस काल में। तो सिक्कों का निरीक्षक होता है रूप दर्शक, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा स्थान था? तो हम सभी जानते हैं कि 1893, थोड़ा सा ये सीक्वेंस याद रखिएगा। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं और 1894 में 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस, ये ध्यान रखिएगा, डरबन में स्थापना करते हैं। डरबन में, तो डरबन में वो एक तरह से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और 1903 में जोहानिसबर्ग में, और कुल मिलाकर जो हमारा ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं वो 1903 में, और 1906 में वहाँ पर एक तरह से पहली बार जन विद्रोह आयोजित करते हैं। तो जोहानिसबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जोहानिसबर्ग में वो पहली बार एक तरह से जन आंदोलन करते हैं, और जो वहाँ पर कानून थे एक तरह से
जो कानून अंग्रेज लगवा रहे थे उन कानूनों को न मानने का वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में गए, लेकिन पहली बार जो जन आंदोलन किया वो 1906 में जोहानिसबर्ग में किया, ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग बताना है कि उत्तम अभिशासन के सिद्धांत जो है वो कौन से हैं। देखिए, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, कर्तव्यों पर बड़ा जोर देते थे कौटिल्य, सही है। आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, ये भी कौटिल्य ने कहा कि जो अच्छा एक तरह से शासक होगा उसे आचार संहिता के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी सही है। बुरे मंत्रियों और लेखकों के साथ, बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, ऐसा कौटिल्य नहीं कहते हैं। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि गांधी जी जो हैं स्वयं को एक धार्मिक राजनीतिज्ञ मानते थे और धर्म और राजनीति को जोड़कर वो देखते थे। तो उन्होंने ही कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटनाएं दी गई हैं जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें, अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित करना, चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध, भू राजस्व वसूली के लिए खेड़ा सत्याग्रह और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ पर ये देखना है 1917 में तो नील की खेती जो कि चंपारण में हुआ था, तो इसका तो 1917 हो गया, पहला सत्याग्रह माना जाता है भारत में। और भू राजस्व की वसूली के लिए जो खेड़ा हुआ था, तो खेड़ा की अगर बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह होता है आपका 1918 में, तो 1918 में हो गया आपका खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा अहमदाबाद औद्योगिक मिल मजदूर, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरी वाला था ये भी आपका 1918 में ही हुआ, लेकिन ये जून में हुआ 1918 में, लेकिन जो खेड़ा सत्याग्रह है वो थोड़ा सा पहले हो गया था। तो खेड़ा सत्याग्रह पहले हो गया था। इसके अलावा आपका एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण, तो एशियाटिक ये जो विरोध प्रकटीकरण था ये 1906-7 की घटना है। 1906-7 की घटना है ये, 1906-7 यानी पहला आ जाएगा फोर्थ, तो पहला फोर्थ आएगा तो एक ही में है। उसके बाद 2 चंपारण नील आ जाएगा, फिर आ जाएगा खेड़ा, जैसे कि मैंने बताया खेड़ा थोड़ा पहले हो गया उससे, अहमदाबाद मिल मजदूर से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है खासकर खेड़ा और अहमदाबाद में। तो पहले ए आता है अहमदाबाद और फिर के आता है खेड़ा, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, इन्होंने मृत्यु के समय में, अंतिम समय पे हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इन्होंने ही बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है। तो BR अम्बेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सावरकर के अनुसार कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? देखिए, सावरकर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सावरकर ने क्षेत्र या प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति, इन 3 बंधनों को बताया था कि ये हिंदुओं को जोड़ते हैं। BD सावरकर का 3 बंधन कौन से हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इन्होंने दी थी, हिंदुत्व इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं BD सावरकर इस कंटेक्स्ट में। और इनकी जो अवधारणा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पूछा जाएगा क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अवधारणा देने वाले थिंकर कौन है, भारतीय थिंकर? तो वो आपके BD सावरकर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदू राष्ट्रवाद, जिसको बाद में इन्होंने इसी की परिकल्पना जो है हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में दी थी। और इनके हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब केवल हिंदू धर्म के लोगों से नहीं है, जो
भारत में जिनका जन्म स्थान है या भारत की संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति 3 बंधन है जो हिंदुओं को जोड़ते हैं। हिंदुत्व की अवधारणा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता पर आधारित है, ऐसा BD सावरकर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज का। एक पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो पिछला पार्ट आप देख लीजिएगा। दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन थिंकर में एक थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने स्वैच्छिक निर्धनता का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है या विचार जिन्होंने दिया है स्वैच्छिक निर्धनता का, उन थिंकर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हिंट यही है कि इंडियन थिंकर ही है। तो इंडियन थिंकर कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने स्वैच्छिक निर्धनता का विचार दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर को आपको रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और ध्यानपूर्वक पढ़कर कोड की सहायता से आंसर देना है। कथन 1 है, अंबेडकर दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचक वर्ग बना मानने के पक्षधर थे। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। और दूसरा है वे गांधी जी से सहमत थे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अंबेडकर जो है गांधी जी से सहमत नहीं थे। तो गांधी जी से उनके अलग अलग बातों में द्वंद्व थे। जैसे ये अलग निर्वाचक वर्ग बनाने के पक्षधर थे, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसके अलावा गांधीवाद के वो कटु आलोचक थे, चाहे वो छुआछूत से उन्मूलन से रिलेटेड जो गांधी का दृष्टिकोण है उसका भी विरोध करते हैं। और इसके अलावा जो आपका हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद में वो स्वेच्छा से आह्वान भी कर देते हैं। तो गांधी जी का जो पंचायती राज वाला मॉडल था, विकेंद्रीकरण वाला, उससे भी वो असहमत थे। तो गांधी जी से सहमत नहीं थे BR अम्बेडकर। वो आपके डिप्रेस क्लास के निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर जरूर थे, तो लेकिन उसके लिए वो सहमत नहीं थे। तो यानी ए कथन सही है, लेकिन इसका कारण परंतु आर जो है वो गलत है। तो अगेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गांधी जी से अलग अलग मुद्दों पर पुनः पैक्ट इसी वजह से हुआ था, ये अलग निर्वाचक मंडल पे ही, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कर दिया था, ये व्यवस्था कर दी थी। और 1929, 1931 फिर 1932 में पूना पैक्ट होता है और फिर जो है दोनों के बीच में सहमति बनती है। जो अलग निर्वाचक वर्ग बना दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा उसको वापस लेते हैं और यहाँ पर फिर सीटों के आरक्षण पे मामला सुलझ जाता है कि सीटें ज़्यादा आरक्षित कर जाएंगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। होप दोनों वीडियोस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन मैंने एक पूछा, उसका आंसर भी आप लोगों को ज़रूर टाइप करना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।